हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नया साल मुबारक हो। और सेंटअप बच्चों के लिए मेरे तरफ से शुभकामना है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स इस एग्ज़ाम में ऑब्टेन हो, प्राप्त करें आप लोग। तो आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे परीक्षा वॉरियर 2026 क्लास 10th मैथ एंड साइंस। दो चीज़ों का पढ़ाई होता है यहाँ पे इस चैनल पे, थेटा मैथमेटिक्स चैनल पर, जिसमें परीक्षा वॉरियर 2026 का सीरीज चल रहा है। इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जा करके देखिए। प्लेलिस्ट में परीक्षा वॉरियर 2026 का प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देखिए। आज का जो वीडियो चलेगा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें यहां पर मैं लिख रखा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसा इक्वेशन जब आएगा आपको तो इसमें आपको यह देखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए और जो भी नंबर आ जाए सारे नंबर होने चाहिए, बट 0 नहीं आने चाहिए। तो इस नंबर को आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे? एक तरह से ये आपका द्विघात बहुपद है। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हमने कहा, अब यहां पर ठीक आप देख लो, ये चीजें जो आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी ए का वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। ऐसे इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब ये द्विघात समीकरण आ जाती है और चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा? द्विघात समीकरण में आपको शून्यक फाइंड करना पड़ता है, यानी जिसको हम मूल कहते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें x के कितने वैल्यू आ सकते हैं अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में दो वैल्यू आता है। एक होता है आपका अल्फा, जिसको हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल कहते हैं। और एक होता है बीटा, इसको भी हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी दो शून्यक, इसमें दो मूल हमको प्राप्त होता है। अब ये दो मूल हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि होती है, प्रोसेस होता है, वो 3 प्रोसेस होता है। पहला नंबर तो ये होता है कि इसको गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा नंबर आएगा भाई मेरे, दूसरा नंबर आएगा, पहला नंबर तो ये हो गया गुणनखंड विधि के द्वारा। दूसरा नंबर आएगा आपको पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा, ठीक है। अब बात आ जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आएगा द्विघाती सूत्र के द्वारा। तीसरा नंबर आएगा आपका द्विघाती सूत्र के द्वारा। इस द्विघाती सूत्र को किसने दिया था? तो छोटा सा नाम है भाई, श्रीधराचार्य ने दिया था। अगर आपको पूछ दिया जाए द्विघाती सूत्र किसने प्रतिपादन किया था, तो श्रीधराचार्य का नाम लेंगे हम लोग। यहां पर लिख लीजिए श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे कि पहले नंबर तो हम ये चेक कर ले गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां पर एक इक्वेशन लेना पड़ेगा हम लोगों को, एक समीकरण ले लेते हैं और उस समीकरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जैसे यहां पर आ रहा है, एक इक्वेशन आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? गुणनखंड विधि के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी गुना कर लो, उसका गुणनफल क्या आता है पहले आप ये चेक कर लो। तो इसका जो गुणनखंड करोगे तो ये देख लो, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम करो, यहां पर आपका 6 हो जाएगा।
3 दूना 6, 6 हो जाएगा। अब इसके क्या होंगे कि पेयर बना लो। कौन सा पेयर बना लो? प्रोडक्ट पेयर यानी प्राइम फैक्टर का पेयर बना लो। तब पहला पेयर आएगा 6,1, दूसरा पेयर आएगा 2,3। अब यही दो पेयर आते हैं, तो इन दोनों पेयर में से ही कोई चीजें आएंगी। तो अब आपको यह चेक करना है कि यहां पर माइनस है, ठीक है ना जी। और इन दोनों, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे भी प्लस और इसके पीछे भी प्लस, तो यहां पर +6 आया है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो आ जाएगा, 6 गुणे 1 यानी 6 आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखना भाई, और स्किप मत करना। अगर स्किप आप नहीं करते हो ना तो द्विघात समीकरण आपको कंफर्म है कि एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बिल्कुल बेस से मैं बता रहा हूं, बेसिक से और एकदम टॉप लेवल तक बताऊंगा। यहां पर ये 6 × 1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। अब यहां पर भी प्लस रहेगा और यहां पर भी प्लस रहेगा, तब जाकर के +6 आएगा। अब इन दोनों को या तो ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन -5 आने को नहीं है, तो यहां पर -5 आने चाहिए। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 2 × 3 = 6। अब एक बात आती है कि +6 होने चाहिए, तो +6 कैसे आएंगे? अब यहां पर देख लो, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। यानी ये कंडीशन को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो आइए अब इसको यहां पर लिख लोगे, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब क्या करना है? इसे पेयर बना लेना है। पेयर मतलब मैं कह दूं जोड़ा बना लेना है। तो जोड़ा कैसे बनाओगे भाई? ये जोड़ा हो गया, फिर ये जोड़ा हो गया। अब इन दोनों में से आप चेक करो कि कॉमन कौन आ रहा है। दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? तो मैक्सिमम कॉमन आपको देखने को मिल रहा है ये 2x। तो 2x हमने ले लिया। अब जैसे ही 2x लोगे तो यहां पर देख लो 2x² है, तो ये अब x हो जाएगा, और यहां पर ओनली 2x था, तो 2x तो बाहर निकल गया भाई मेरे, तो -1 हो जाएगा। फिर यहां पर चेक कर लो, -3 कॉमन आएगा, तो x - 1 = 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये और ये देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं वो चीजें चेक कीजिए। तो x - 1 आ रहे हैं, तो x - 1 को बाहर कर लेना है। x - 1 बाहर हो गया, अंदर में क्या आ जाएगा आपका? 2x - 3 आ जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब आपको x - 1 = 0 लेना है, x = 1। फिर यहां पर 2x - 3 = 0 लेना है, 2x = 3, x = 3/2 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा। पहले हम सारे विधि को कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर पूर्ण वर्ग विधि बनाने के विधि द्वारा अगर आप बनाओगे तो आओ हम लोग देख ले। अब इसको कैसे बनाओगे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 2x² है। इसका कोफिशिएंट क्या है? जो कोफिशिएंट है ना उसी से सारे टर्म्स में आप क्या करो? भाग दे दो, ठीक है ना। भाग देने पर तो यहां पर हम लिखेंगे 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देने पर, जैसे ही आप लिखोगे प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो यहां पर बात आ जाएगा भाई मेरे, ये देख लो 2x² 2 हो जाएगा, ठीक है, -5x/2 हो जाएगा, फिर +3/2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब जैसे ही = 0 हुआ तो अब आपको चेक करना कौन कौन कट रहे हैं। तो इसको काट लो भाई, ये कट गए। अब आपका फाइनली आ रहा है x² - 5x/2, ठीक है, और ये +3/2 है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको उधर ले जाते हैं, तो जैसे ही साइड चेंज करोगे ये हो जाएगा -3/2, ठीक है जी। अब आपको चेक करने हैं इसमें, इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है।
एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का आपने काम कर लिया है। तो अब आपको चेक करना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट अगर मैं कह लूं तो एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक यहां पर दिख रहा है 5/2। तो 5/2 को आप आधा करो, 5/2 को क्या करोगे, आधा करोगे, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं, ये आपका 5/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5/4। क्लियर। जब ये 5/4 आता है ना भाई मेरे, तो इसको वर्ग करके दोनों पक्ष में हम ऐड कर देते हैं। दोनों पक्ष में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब यहां पर आ जाता है 5/4 का स्क्वायर को दोनों पक्ष में जोड़ने पर, दोनों पक्ष में जोड़ने पर, जैसे ही आप दोनों पक्ष में क्या करते हो, जोड़ते हो, दोनों पक्ष में जोड़ने पर, जैसे ही आप जोड़ोगे ना दोनों पक्ष में, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद जब ये चीजें आप लिखोगे तो एक चीजें आपके माइंड में आएगी। कौन सा चीजें माइंड में आएगी, ये चीजें चेक करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां पर लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। a के जगह पर क्या है जी, x है, b के जगह पर क्या है जी, 5/4 है। तब 5/4 यानी यहां पर आप ले लोगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहां पर कर लो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से घटाओ तो ये 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 अतिरिक्त 24 हो जाएगा, अब प्लस 25 हो जाएगा। अब आप यहां पर लिखोगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से घटाओ तो 1/16 आएगा जी। अब इस स्क्वायर को आप इधर लेकर के चले जाओ, तो जैसे ही आप उधर लेकर के जाओगे x माइनस 5/4 इज इक्वल टू √1/16। ठीक है जी। अब इसी को जरा हम यहां पर कर लेते हैं, जगह के अभाव में इसको हम यहां पर कर लेते हैं। आइए अब ये चीजें देखने को मिलता है भाई। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब कभी वर्गमूल से वर्गमूल निकालते हो, वर्ग से माने स्क्वायर रूट से कोई भी चीजें निकालते हैं हम, तो वह प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो यहां पर प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस प्लस 5/4। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, प्लस चिन्ह ले लो एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जैसे ही आप लोगे ना प्लस चिन्ह लेने पर, तो बात यहां पे ये निकल के आती है x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 यानी 6/4। जब 6/4 होगा भाई मेरे, तो ये जो कट के आएंगे 3 और 2 यानी 3/2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहां पर बात आएगा माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लोगे भाई, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेने पर आप करोगे ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो अब ये चीजें आ गई। हाँ सॉरी, ये कितना है जरा चेक करो, 5/4 है, तो यहां पे 5/4 आएगा। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/4, इसको कट मारोगे 1 आएगा। यानी बात करूं तो x का वैल्यू 1 और 3/2 आता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे श्रीधाराचारिका सूत्र यानी द्विघाती सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। द्विघाती सूत्र, श्रीधाराचारिका सूत्र, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एकदम वही क्वेश्चन छपेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म है, आप केवल देखते जाओ। ठीक है ना।
जब पेपर में आप बैठोगे ना तो पता चलेगा कि द्विघात समीकरण से एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ने वाले नहीं हो। इतना कंफर्म अपने माइंड में सेटअप कर लो। बस सिर्फ इस वीडियो को देख लेना है, जैसा मैं कहूं वैसा आपको फॉलो करना है बस। अब यहां पर देख लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन आपको होता है डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, हिंदी में इसे विविक्तर कहा जाता है। तो डी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप बात करोगे, यहां पर लिखोगे डी और डी का वैल्यू लिखोगे b² माइनस 4ac। अब यहां पर कंडीशन ये आते हैं कि यह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो कंडीशन अलग होंगे, 0 से छोटा है तो कंडीशन अलग होंगे, और 0 के बराबर हैं तो कंडीशन अलग होंगे। अब यहां पर बात क्या है, इन तीन कंडीशन को देखना है। पहले नंबर तो हम बात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र, श्रीधाराचारी का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर एक डी निकालना पड़ता है। डी को इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में हम डी को विविक्तर कहते हैं। हिंदी में डी को हम क्या कहते हैं भाई, विविक्तर कहते हैं। डी को हिंदी में विविक्तर या विवेचक कहा जाता है, विविक्तर या विवेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे, विवेचक कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात आता है, यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से इसकी वैल्यू छोटा हो गया ना तो मूल वास्तविक नहीं होगा, काम खत्म, यहीं पे छोड़ देना है। दूसरा नंबर में आ रहा है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ये बड़ा होता है ना तो मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मूल कैसे फाइंड कर सकते हैं श्रीधाराचारी सूत्र के द्वारा। अब यहां पर आ जाता है तीसरा नंबर, यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और समान होगा, दोनों मूल जो निकलेगा ना, दोनों मूल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए एक इक्वेशन के द्वारा हम इसे, आइए जैसा कि हमने कहा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है इसको मूल निकालना संभव है या नहीं है, यानी विवेचक निकाल करके चेक करेंगे 0 से बड़ा है या छोटा है। तो यहां पर आपको d बराबर क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो इसमें ये चेक कर लो a क्या है। तो जैसा कि हमने लिख रखा है यहां पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a का वैल्यू 3 आ रहा है, b का वैल्यू आपका -2√6 आ रहा है, और c का वैल्यू आपका 2 आ रहा है। तो अब आप इसमें क्या निकालोगे, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, ठीक है जी। b के जगह पर आपका -2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, a के जगह पर आपका 3 हो जाएगा, और c के जगह पर 2 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √6 है तो √6 है, √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपने किया था 4 हुआ था, और √6 का स्क्वायर किया था आपने 6 हुआ था। 6 और 4 को गुना करोगे तो 24 हो जाएगा। आप यहां पर लिख सकते हो 24, और ये 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो ई हो जाएगा -24, बराबर में क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। यानी इसका मूल क्या है, इसका मूल क्या है ये बताइए। इसका मूल तो वास्तविक है परंतु समान है, परंतु क्या है भाई, समान है। कौन चीज समान है, इसके मूल समान होंगे तब जाकर के यहां पर लिखोगे मूल वास्तविक। क्या है भाई, मूल वास्तविक, वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। तो अब कहोगे श्रीधाराचारी का सूत्र यूज कीजिए सर। हाँ, एकदम श्रीधाराचारी का सूत्र यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट यहां लिखोगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई
2a। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीधाराचारी का सूत्र कहते हैं। झंझट खत्म, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आराम से निकाल लो इसे। तो यहां पर x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू आपने -2√6 रखा है, यहां पर ऑलरेडी माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2√6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकल के आया है, 0। तो आप यहां पे कर दो 0 और नीचे में लिख लो 2 इंटू ए का वैल्यू आप चेक कर लो कहां पे भाई, 3 है, तो यहां 3 कर लो। 0 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रूट के अंदर 0 है, 0 निकलेगा, प्लस माइनस 0 करो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, जो ये वैल्यू है वही निकल के आएगा। तो अब आप यहां पर लिख लो x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √6/3 हो जाएगा। ठीक है जी, √6/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर आने को है। अगर आप चाहो तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हो। चलो, यही आपका 2 आंसर निकल के आएगा, √6/3। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 6x² माइनस x माइनस 2 और 0 को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करें। तो जैसा कि मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया कि फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, -12 आता है। क्या आता है, -12 आता है। तो इसको पहला नंबर 12,1, फिर यहां पर करो 6,2, फिर यहां पर करो 3,4। ठीक है ना, 3,4 या 4,3, इतने पेयर इसके बन रहे हैं, इतने पेयर इसके बन रहे हैं। तो आइए हम इस पेयर में चेक करते हैं इसको कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं 6 में से 2 घटा लो तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा लो 1 हो जाएगा। अब ये चीजें हमको बिल्कुल झकझोर के रख देगी कि हम माइनस किसके पीछे लगाएंगे। ठीक है ना, यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा मिस करता है। तो अगर यहां माइनस है ना भाई मेरे, यहां माइनस है ना, तो यहां पर देखना है जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे माइनस, जो छोटा नंबर होगा उसके पीछे प्लस। तो इसके पीछे प्लस हो जाएगा और इसके पीछे माइनस होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको लिख लेना है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म यानी मध्य पद को क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो मध्य पद को तोड़ लीजिए, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको 0 करोगे तो इन दोनों के पीछे कॉमन देखिए क्या है, तो कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर में आएगा 3x, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 से भाग दोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा। अब इसमें देख लो 3x है माइनस 2 है, तो कॉमन तो कोई नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ नहीं आएगा ना भाई मेरे, तो 1 ले लेना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2, अब फिर यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब यहां पर देख लीजिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाएगा -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आराम से करना है। ठीक है ना, माइंड पर एकदम बिल्कुल प्रेशर मत लो, कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तूने साल भर पढ़ा है, इसलिए परीक्षा वॉरियर में आकर के अपने इंप्रूवमेंट को बेस्ट साबित करो। आइए अब यहां पर हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले नंबर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रूट में लफड़ा होता है, थोड़ा सा रूट को समझना होता है। बस यहां पर क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये चीजें चेक करनी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है जी, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जी। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो, यहां पे 5√2 मल्टीप्लीकेशन √2, तब 5√2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां पर देख लो 5 और 2 आएगा, 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, और यहां पर 7 तो है ही। तो आइए हम बात कर लेते हैं
2x² प्लस 5x और फिर यहाँ पर कर लोगे 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच कॉमन जो आ रहा है ना वो x आ रहा है। क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो x आप निकाल लो, अंदर में लिख लो √2x प्लस 5। अब यहां पर देखिए ये, अब यहां पर बच्चा क्या करता है कि ये √2 है और 2 है, दोनों में तो कॉमन है ही नहीं। अरे भाई आराम से समझ, यहां पे 2 जो है ना, 2 आपका √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, मतलब एक √2 तो इस 2 के अंदर है ही ना, वही √2 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा √2। और हमने कहा था ये दो यानी 2√2 मिल करके बनता है, तो एक √2 यहां पर बचा है तो लिख लो, और √2 यहां से निकल चुका है तो बचा है 5 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, √2x प्लस 5 और फिर यहां पर देख लो x है तो x प्लस √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको ये आपको √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें ले लीजिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रम आगत यानी क्रम से आने वाली, जैसे मान लो अगर 1 है तो 2 होने चाहिए, 2 है तो 3 होने चाहिए, 3 है तो 4 होने चाहिए। मतलब हमें दिख रहा है कि एक नंबर जो आप ले रहे हो ना 2, तो अगर 2 हमने लिया ना तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, यानी ये क्रम आगत हो गया। इसे क्रम संख्या भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना यहां पर आप लिख सकते हो, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे ही दो धनात्मक पूर्णांक आप लोगे ना तो एक आपका x हो जाएगा और दूसरा आपका x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न से क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग। ठीक है ना, तो इनके वर्गों का योग यहां पर आप लिख लोगे प्रश्न से। क्या लिखोगे भाई मेरे, प्रश्न से। जैसे ही आप लिखोगे प्रश्न से तो यहां पर एक संख्या को आपने x लिया तो x का स्क्वायर करो, प्लस दूसरा संख्या क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। ठीक है जी, तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 है ना, इधर कर लो तो ये हो जाएगा -365 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, फिर यहां पर घटा लो तो -364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको दो कॉमन ले लो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस, जैसे ही 2 से 364 में भाग दोगे तो आपका 182 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, अब आपको 182 को फैक्टर करना है। ठीक है ना, तो फैक्टर करोगे भाई मेरे, तो हमें तो पता है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं 182। ठीक है, 2 से कर लो, 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 1, तो 91 आ गया, और ये हो जाएगा 91, तो 7 से कटेगा 63 91, 7 दूना 14 और 13
14 और 13, तो 14 में से 13 घटा लो तो 1 हो जाएगा, और 14 13 को गुना करोगे तो ऑलरेडी दिख रहा है 182 हो जाएगा। आइए हम इसी को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो 7 दूना 14 हो रहा है, 14 जो है आपका प्लस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन ले लो तो ये भी x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 14 और फिर x माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14, और आप जानते हो धनात्मक पूर्णांक तो ये ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पर आप लिख दो अमान्य। क्या लिखोगे भाई? अमान्य लिखोगे। अब यहाँ पर बात आ जाता है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, ये प्लस में आ गया तो ये मान्य है, तो ये मान्य है, तो पहला नंबर आपका आ गया 13, और दूसरा नंबर आपका यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर दूसरा नंबर जो है आपका वो क्या है? x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात होगा? तो सबसे पहले इसमें मानने में लफड़ा नहीं करना है, कनेक्शन किससे है ये चीजें चेक करनी है। तो कनेक्शन आपको मिलेगा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो भाई मेरे आधार पता होगा तब तो ऊंचाई को हम मान सकते हैं आराम से। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो हमें मानना पड़ेगा आधार। तो यहां पर हम करेंगे माना कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर हमने क्या मान लिया भाई मेरे? x मान लिया, ठीक है। और ऊंचाई यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ऊंचाई आपको ले लेना है x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 कम है तो इसमें 7 कम कर देंगे आ जाएगा। और कर्ण तो आपको दिया गया है, कर्ण बराबर है 13, ठीक है ना। तो आधार हो गया, ऊंचाई को लंब कहेंगे। तो अब आप यहां पर बात करोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है ना। जैसे ही आप लोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो अब यहां पर बात आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब स्क्वायर क्या है मेरा भाई? तो लंब स्क्वायर मेरा x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार आपका x है, तो x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कि आप लोगों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो अब a के जगह पर x है, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूना 14 है x, अब प्लस बी का स्क्वायर तो 7 सत्ते 49, अब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 169 हो जाएगा। इसको आप इधर ला लो। तो अब पहले हम काम करते चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, इसको इधर कर लो माइनस 169 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 में से 169 घटा लीजिए आप, कितना हो जाएगा? तब माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, दो सभी में है, 2 से ये भी कटेगा, 14 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, यानी 2 हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये कितना भाई? माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर लेते हैं इधर, इसका हम फैक्टराइजेशन के मेथड से यानी गुणनखंड विधि के मेथड से अब हम आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 60 है ना, 60 है ना, तो 60 को आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो ना, तो ये 2 हो जाएगा, 30 दूना 60, 2 15 दूना 30, फिर हो जाएगा 3 यानी 5 तिया 15, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तब 12 में से 5 आप घटाओगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करोगे तो 60 हो जाएगा। इसलिए आपको लेना क्या पड़ेगा, 12 और 5 लेना। अब ये हो जाएगा -12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 5 जैसी कॉमन लिया हमने, 60 को डिवाइड किया तो 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, इसलिए हमने अंदर में 12 रखा। अब यहां पर हो जाएगा x माइनस 12 और ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, ये धनात्मक संख्या है तो मान्य हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, इस बात की बात कर ले हम, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, इसलिए अमान्य हो जाएगा। अब आ जाता है 12 मान्य है, तो आधार बराबर आपका निकल गया है 12, आधार बराबर आपका कितना निकला जी, 12। तो आपको लंब निकालना पड़ेगा, यानी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई आपको क्या माने थे, x माइनस 7 माने थे, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5, ये और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं, एक वीडियो और आएगा, आप लोग आराम से देख लेना उसको, ठीक है। थैंक यू। वीडियो लंबा होने के लिए मैं इतना ही पर इसको ब्रेक कर दिया। धन्यवाद आप।